नमस्कार मित्रों। पशु परिसर टेस्ट सीरीज का आज 8वां टेस्ट और इस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन अभी अपन पढ़ेंगे। टोटल 25 प्रश्नों का। पहला प्रश्न, दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम 195 है तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो इसमें दो चीजें समझनी है आपको कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, फिर इनका एलसीएम। सहअभाज्य संख्याओं का एक फैक्ट होता है कि सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो हमेशा 1 होता है। सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 है। एलसीएम आपको दिया हुआ 195, आपको संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है और एक फॉर्मूला रहता है कि संख्याओं का गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये होता है पहली और दूसरी संख्या का गुणा, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है हमेशा। तो ये दो संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। आपको गुणनफल पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ अपने पास में है। एलसीएम 195, एचसीएफ 1, तो इसका आंसर आएगा 195, 195, ऑप्शन नंबर ए। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो या उनका एचसीएफ 1 हो, या ऐसी संख्याएं जो आपस में कटती नहीं हो, जैसे 3, 5 सहअभाज्य कि ये आपस में नहीं कटती है। सहअभाज्य का मतलब जो आपस में नहीं कटती हो, जिनमें कॉमन गुणनखंड 1 हो या एचसीएफ 1 हो। दूसरा, दशमलव की संख्याएं लिखिए, इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ल स म स का अंतर कितना होगा, मतलब एलसीएम भी ज्ञात करेंगे और एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे। अब इसका एक आसान सा तरीका रहता है कि दशमलव के बाद जो अंक है वो बराबर कर लो। दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए होता है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर हो। इसमें 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 1 है, तो एक जीरो लगा सकते हैं। दशमलव की संख्या के अंत में जीरो लगाया जा सकता है। ये दो अंक होने के बाद आपको दशमलव हटा के संख्या लिखनी 108, इधर से संख्या आएगी 36, इधर से संख्या आएगी 90। अब इन संख्याओं का अपने को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम एचसीएफ के लिए इनके आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 108 में 2 का भाग 54, 54 में 2 का भाग 27 और 27 में 3 का भाग जाएगा 3 बार। ये 108 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 36 का 2 का भाग 18, 2 का भाग 9 और 9 में 3 गुणा 3। 90 में 2 का भाग 45, 45 में 3 का भाग 15, 15 में 3 का भाग 5। ये सभी के अभाज्य गुणनखंड। इसमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका, 2 की पावर कितनी है, 2 है, और 3 की पावर कितनी है, 3 है। इसमें 2 की पावर 2 है और 3 की पावर भी 2 है। इसमें 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। एलसीएम जो होता है वो सभी संख्याओं की अधिकतम घात, सभी संख्याएं 2, 3, 5 जो आए उनकी अधिकतम पावर कितनी वो लेनी। तो यहाँ पर 3 में पहले 2 में अधिकतम पावर आई है 2, फिर 3 में अधिकतम पावर आई है 3, और फिर 5 में अधिकतम पावर आई है 1। तो ये तो गुणा कर रखा है 108। अब 108 में 5 से गुणा करना है। 108 का 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 539। अब 540 में वापस दशमलव लगाना। दशमलव के बाद कितने अंक थे उतने अब होने चाहिए। 540 में 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा तो ये 5.40 हो जाएगा। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो 5.40। अब आपको ज्ञात करना एचसीएफ। एचसीएफ होता है कॉमन। इनके गुणनखंड में जो कॉमन संख्या उनको ले लो, या पावर में से लेंगे तो कॉमन में या पावर में न्यूनतम जो पावर है, न्यूनतम कॉमन पावर 2 सब में कॉमन है। न्यूनतम कितना, 2 की पावर 1। 3 सब में कॉमन है, न्यूनतम कितना, 3 की पावर 2। तो ये आएगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। 5 की पावर कॉमन नहीं है, 2 और 3 दोनों ही कॉमन है। 3 की पावर 2 9, और 9 का 2 से गुणा 18। 18 में 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे तो 0.18। दशमलव के बाद अंक 2 ही होने चाहिए, पहले थे वही 0.18। अब इन दोनों का अंतर पूछा गया, घटा लीजिए। 40 में से 18 घट जाएगा, 5.22 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5.22। ये अंतर लेना दोनों का। ये एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका, संख्याओं का भी कर सकते हैं, दशमलव संख्याओं का भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगला,
तीन अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 17, LCM 714, इन संख्याओं का योग कितना होगा? तीन अंकों वाली दो संख्या हैं जिनका आपको HCF दे रखा है, HCF 17 है, तो जो संख्याएं होगी उनको आप मान सकते हैं 17x और 17y। HCF दोनों का कॉमन गुणनखंड होता है, दोनों में कॉमन मान लीजिए कितना है? 17 है, जो HCF है वो कॉमन है। अब शेष जो है उनको आपने मान लिया, एक गुणनखंड इसका x मान लो, इसका गुणनखंड y मान लो। अब इन दोनों का एलसीएम दे रखा है, तो आप यहां से एलसीएम लेंगे, 17x और 17y का एलसीएम हो जाएगा 17xy बराबर 714। तो xy बराबर 714 में भाग देंगे 17 का, 17 चौके 68, उसके बाद शेष बचेंगे 3 और 4 34, 17 2 34। तो x गुणा y कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। अब x और y दो ऐसे गुणनखंड है जिनका गुणा 42 हो रहा है, तो आप इसके अलग अलग मान लिखेंगे, जैसे 6 गुणा 7 42 होता है। यदि x का मान 6 है तो y का मान 7 यहाँ लिखना है। उसके बाद जो शर्त है कि संख्याएं तीन अंकों की आती है तो ये गुणनखंड सही है, नहीं तो फिर आप इसके दूसरे टुकड़ा करेंगे कि 14 गुणा 3 हो सकता है, 14 गुणा 3 42 होता है, लेकिन तीन मान रखेंगे तो ये 17 या 51 दो अंकों की संख्या आएगी, तीन की नहीं आएगी। तो 6 और 7 से कर लेते हैं। x का मान 6, 17 छके 102 और ये 17 7 119, तो दोनों संख्याएं तीन अंकों की आई है। तो x और y के मान क्या होंगे? 6 और 7। ये संख्याएं आ गई, इनका योग पूछा, जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 221। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? 221। एक व्यक्ति मासिक वेतन का 30% किराए पर, 25% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, 12% बिजली पर तथा शेष रुपए 1040 बाकी मदों पर खर्च करता है। व्यक्ति का मासिक वेतन क्या होगा? एक व्यक्ति है जो अपने आय का 30% खर्च कर रहा है, 25% कर रहा है, 20% कर रहा है और 12% कर रहा है। तो 30 20 50 20 70, 10 80, 5 85 और 2 87, ये 87% तो इसका खर्च हो रहा है, शेष बच रहा है 13%, और इस 13% का मान दे रखा है 1040। शेष जो खर्च करता है वो 1040 करता है, शेष इसका खर्च बचेगा 13%। 13% का मान 1040 है और 1% कितना हो जाएगा? तो 1040 में भाग देंगे 13 का, 13 8 104, 8 बार जाएगा, ये 80 हो जाएगा। और मासिक वेतन मतलब टोटल 100% जो वेतन ज्ञात करना है, तो 80 को 100 से गुणा कर लो, 80 गुणा 100 ये हो जाएगा 8000। तो उसका मासिक वेतन पूछा है, मासिक वेतन कितना आ जाएगा? 8000 आएगा। ये शेष 13 बच रहा है और 13 का मान आपको 1040 दे रखा है। एक व्यक्ति का वेतन 7200 रुपये से बढ़कर 8100 हो जाता है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला है, वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि बटे में प्रारंभिक मान गुणा 100, वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। तो वृद्धि कितनी हुई? 7200 से 8100, ये हुआ वृद्धि हुई 900 की, बटे में पहले कितना था? प्रारंभिक मान 7200 और गुणा किससे करना है? 100 से। ये 100 काट दो, 9 72 से कट जाएगा 8 बार, 100 में 8 का भाग 12.5, 12.5%, या 12 सही 1/2% इसमें वृद्धि हुई। 100 में 8 का भाग देना, 12.5 जाएगा, 12.5 को आप 12 सही 1/2 लिख सकते हैं। वृद्धि प्रतिशत के लिए वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है? 800 के 80% मतलब 800 गुणा 80/100 से 30% कम, 30% कम मतलब 70%, या 70%, 30% कम को लिखेंगे 70%। अब इसको हल कर लीजिए, 2 0 ये कट जाएंगे, 2 ये कट जाएंगे, 8 गुणा 8 64, 64 का 7 से, 7 चौके 28, 6 7 42 और 2 44, 448। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह आसान प्रश्न है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 40%, 70% बढ़ाया गया, आयत के क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी? तो आप क्षेत्रफल मान लीजिए कि 100 है, माना कि क्षेत्रफल 100 है। अब लंबाई और चौड़ाई यदि बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। लंबाई 40% बढ़ रही है तो 40% वृद्धि कर देंगे, तो ये हो जाएगा 140/100।
फिर चौड़ाई 70% बढ़ाया गया, इसलिए ये हो जाएगा 170/100। ये 100 कट गया। 14 गुणा 17 करना है। 17 चौके 68 और 17 एकम 17 6 23, 238। 100 थार 238 होने का मतलब वृद्धि कितनी होगी, तो इसमें से पहले वाला 100 घटा लो, 138% की क्या हो गई है, वृद्धि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 40% वृद्धि हुई है, 140/100 लिखेंगे। 70% वृद्धि को 170/100 लिखेंगे। फिर ये कैलकुलेशन से 238 आया। 100 पहले था, 238 हो गया, 100 घटा दो, वृद्धि कितनी हुई, तो 138 की। 100 मान के चल रहे हैं तो परसेंटेज में आएगा, तो ये 138%। 50 प्यालों का लागत मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य है। 50 का जो क्रय मूल्य है वो 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा दे रखा है। तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाए, ये क्रय मूल्य का और ये विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यदि इनका अनुपात लिखें तो क्रय मूल्य 40, विक्रय मूल्य 50, 0 0 कट जाएगा, 4:5 आएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, 50 का क्रय मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ क्रय मूल्य का अनुपात 40, विक्रय मूल्य का 50, 40-50 काट देंगे, 4:5। अब आपको पूछा है कि क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशतता कितनी, लाभ कितना हुआ, 4:5, मतलब 4 की वस्तु 5 में बेच रहे हैं तो कितना लाभ होगा, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। जहां लाभ है 1, 4 की वस्तु 5 में बेच रहे, 1 लाभ बटे क्रय मूल्य 4 गुणा 100, और 100 में 4 का भाग जाएगा 25 बार। कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 25% लाभ। एक मेज 10% की हानि पर 1800 रुपये में बेची जाती है। 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा। एक मेज 10% की हानि पर 1800 में बेची, 10% हानि का मतलब उसका विक्रय मूल्य हुआ 90%, और इस 90% का मान दिया हुआ है 1800। 10% की हानि मतलब 90% उसका विक्रय मूल्य है जिसका मान 1800 है। 15% का लाभ कमाने के लिए बेचना है तो 15% लाभ का विक्रय मूल्य होगा 115%, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप 1800 में 90 का भाग देंगे और गुणा करेंगे 115 से। 90 18 से 0 कट जाएगा, ये से कट जाएगा 2 और ये 0 20, और ये 115 का 230 और 1 0 कितना हो जाएगा 23। तो 15% के लाभ के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा, 2300 रुपये में बेचना होगा। एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। कि जैसे क्रय मूल्य 100 है, 40 बढ़ाकर अंकित करेगा तो उसका अंकित मूल्य हो जाएगा 140। 100 क्रय मूल्य है और 40% बढ़ाकर अंकित करता है, तो 100 में 40 बढ़ा के अंकित करेगा तो 140। फिर उसमें 20% छूट देता है। जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य में दिया जाता है, और डिस्काउंट काटने के बाद विक्रय मूल्य आएगा कि 140 बताएं, उसमें से 20% काट लिया, 140 का 20%, 140 का 20% कट जाएगा, मतलब 28 रुपये कट जाएंगे। 14 गुणा 2 कितना हो गया 28। इसमें 20% डिस्काउंट मतलब 28 रुपये का डिस्काउंट है, 28 काट लीजिए, शेष बचेगा 112। अब आपकी वस्तु 100 की है और 112 में बेच रहे हैं तो लाभ कितना हुआ 12, ये 12%। 100 मान के चल रहे हैं, प्रतिशत में ही आएगा। 112 हो रहे हैं 100 से, मतलब 12% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यदि एक वस्तु का लागत मूल्य 26 रुपये और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 26 रुपये है, 15% के लाभ से बेचेंगे तो 115/। अब इसमें आप 5 से काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा ये 23 बार, ये 5 से कट जाएगा 20 बार। फिर 2 से काट सकते हैं ये 10 बार, ये 2 से कट जाएगा 13 बार। अब 13 गुणा 13 39, 13 2 26, 3 29/10, 29.9। ऑप्शन नंबर बी, ये आएगा 29.9। कितने समय में 30,000 का 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 हो जाएगा। आपको समय पूछा गया है, 30,000 मूलधन है और 4,347 ब्याज है, ब्याज जोड़ दो 30,000 में,
तो ये 34,347 ये होगा मिश्रधन। मूलधन के साथ ब्याज जोड़ेंगे मिश्रधन, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में फॉर्मूला होता है वो मिश्रधन का होता है। मिश्रधन बराबर, यदि फॉर्मूला देखें तो ऐसे है, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस r बटे 100 और इसकी पावर t। अब ये बराबर मूलधन, मूलधन है 30,000 गुणा 100 प्लस दर है 7 बटे 100। अब इसकी पावर कितनी है, ये आप सॉरी 2 नहीं है t, पावर कितनी है तो t। अब इसमें ये 34,347 इसके बटे में ये आ जाएगा 30,000 बराबर ये होगा 107 बटे 100 और इसकी पावर t। अब इसके बाद यदि 3 का भाग ऊपर वाली संख्या में जाता है तो आप भाग दे दीजिए 3 में, दोनों में 3 का भाग जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर बनने का मतलब सीधा सा कि कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है, क्योंकि 100 है, इधर 3 का भाग देते 10,000 आ जाए। यदि 3 का भाग जा रहा है तो उत्तर आ गया, 3 का भाग नहीं जा रहा है तो दिक्कत है। 3 का भाग 3 3 में जाएगा, 4 4 8 8 7 15 बिल्कुल जा रहा। 3 का भाग देते ये 107 का क्यूब स्क्वायर आ जाएगा, ये 100 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका जो टी आएगा वो आएगा 2 आएगा। यदि 3 का भाग दें तो 1 1 13 में भाग जाएगा 4 बार, शेष बचेगा 1, फिर बच जाएगा 4 बार और फिर 27 और 27 में जाएगा 9 बार और बटे में 10,000। और ये जो है 107 का वर्ग है और बटे वाला ये 100 का वर्ग है और बराबर टी का मान कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। तो आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर 2 वर्ष। समान वार्षिक ब्याज दर से 15,000 का 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज का अंतर 96 रुपये हो तो ब्याज दर। 2 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष के सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर का फॉर्मूला है। अंतर आपको प्रश्न में दे रखा 96 रुपये बराबर मूलधन आपको दे रखा 15,000 और दर आपको ज्ञात करनी है x बटे में लिख लेंगे 100 x बटे 100 गुणा x बटे 100। 2 वर्ष है, 2 बार लिखना है, ये 2 जीरो कट जाएंगे, उसके बाद 1 जीरो और कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये 3 बार, ये कट जाएगा 2 बार। अब इधर x स्क्वायर लिखना है, बाकी उधर लिख लो 96 गुणा 2 और 3 इसके भाग में आ जाएगा, गुणा की संख्या भाग में, भाग की संख्या गुणा में। 3 का भाग दे देते हैं 96 में, 32 बार, 32 गुणा 2 हो गया 64। एक्स स्क्वायर का मान 64 है, x बराबर 64 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 8। तो कितने प्रतिशत दर है, 8% इसकी दर है। मैंने साधारण ब्याज पर कुछ धन दिया और 10 वर्ष पूरे होने पर मुझे दोगुनी राशि मिली, प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत क्या था। साधारण ब्याज में है दुगुना हो गया, दुगुना होने का मतलब मूलधन के बराबर, जैसे मूलधन 100 मानते हैं तो ब्याज भी कितना आएगा 100 आएगा, और 100 आएगा 10 वर्ष में आएगा, इसका मतलब 10% की दर से आएगा। ब्याज परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कितने परसेंट ब्याज आ रहा है, ब्याज परसेंट का होता है दर गुणा समय, दर और समय का गुणा करो ब्याज परसेंटेज, और 100% ब्याज आया। यहाँ पर 100% ब्याज आया मूलधन के बराबर। यदि मूलधन 100 है, ब्याज भी 100 आएगा, दुगुना होने का मतलब बराबर आएगा, तभी डबल होगा कि 100 है और 100 और आते ही 200 होंगे। तो 100% ब्याज आ रहा है और किस दर से आएगा, 10 वर्ष में आ रहा तो 10 का भाग दे दो, 10 का भाग देंगे तो 10% की दर, तो ये ब्याज आएगा वो 10% की दर से आएगा। 1780 रुपये का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज 6 माही हो। ये 6 माही का मतलब अर्धवार्षिक गणना है, प्रत्येक 6 महीने में ब्याज की गणना की जाती है। इस कैलकुलेशन में ये होता है कि जो दर है उसको आधा लिखना है, जो समय है उसको दुगुना लिखना है। मूलधन है 1780, 12% है, दर आधी लिखेंगे तो 6%, 106 बटे 100, और 1 वर्ष है दुगुना लिखेंगे तो ये 2 बार लिख लीजिए, 106 गुणा 106, यहाँ से आप ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में जीरो तो केवल एक ही काटा जा सकता है, बाकी संख्याएं तो कटेगी नहीं, मतलब 1000 का भाग देना है, 3 अंक छोड़कर दशमलव होना चाहिए, सीधा सीधा एक ही ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें 3 अंक छोड़कर दशमलव है, तो ये इसका आंसर होगा। यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो भी आंसर यही आना है। अब आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब इस तरह में ये है कि गुणा हार्ड हो जाएंगे, 106 का 106 से गुणा करना और फिर 178 से गुणा करना है,
तो गुणा करके ना आप इसमें से मूलधन घटा लेना। ये 220.008, 3 अंक छोड़कर दशमलव एक ही ऑप्शन में, और 1000 का भाग देंगे, ये कटना ही नहीं है। नहीं कटना है तो भाग में जो दशमलव आएगा वो 3 अंक छोड़कर आएगा। यदि व्यक्तियों में 45% पत्रिका ए पढ़ते हैं, 48% पत्रिका बी पढ़ते हैं तथा 6% दोनों पत्रिका पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति ना ए और ना बी? 45% ए पढ़ते हैं प्लस 48% बी पढ़ते हैं माइनस 6% दोनों पढ़ते हैं। ये दोनों कॉमन है, इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया, इसलिए घटा लीजिए। ये पढ़ने वालों की संख्या और शेष जो नहीं पढ़ने वालों की संख्या। तो 48 में से 6 घटा लेते हैं, 42, 45 प्लस 42, 5 2 7 4 4 8, 87% ये हो गए। शेष बच गए 13% जो कोई भी पत्रिका पढ़ने वाले नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों कॉमन है, वो घटा लीजिए। ए में भी आता है बी में भी आता है, इसलिए 6 माइनस हो जाएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। वार्षिक दर ज्ञात करो। 41/40 हो जाती है कि यदि मूलधन 40 होता है, मूलधन 40 होता है तो मिश्र धन 41 हो जाता है। 41/40 का मतलब ये है 40 से 41 हो गए। मूलधन 40 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। इस स्थिति में ब्याज कितना आया? 40 से 41 होने का मतलब ब्याज 1 आया है। हमें आपको दे रखा है 1/4 वर्ष, आपको दर ज्ञात करनी है। तो दर में साधारण ब्याज से फॉर्मूला रहता है कि ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब यहाँ आपका ब्याज है 1 गुणा 100, मूलधन है 40 गुणा समय है 1/4, 4 ये कट जाएगा, 0 ये कट जाएगा, तो इसकी दर आ जाएगी 10%। ऑप्शन नंबर ए। उधार दी गई कौन सी राशि 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 441 रुपये हो जाएगी? 441 रुपये मिश्रधन है, ये 441 बराबर मूलधन आपको ज्ञात करना है 5% की दर से, मतलब 105/100, 2 वर्ष है 2 बार लिखेंगे 105/100। ये अब 105 और 100 कट जाएंगे, 5 से 21/20, ये 21/20, 21 और 21 441 कट जाएगा, 20 20 400, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूलधन कितना आएगा? तो 400 आएगा। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाए कि 33% लाभ हो? 3 रुपए में 7 की दर से खरीदे जाते हैं, मतलब 7 संतरों का जो मूल्य है वो 3 रुपए है। एक संतरे का जो मूल्य होगा वो 3/7 रुपए होगा। ये एक संतरे का मूल्य है। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचें? प्रति सैकड़ा मतलब 100 संतरे बेचने, प्रति सैकड़ा का मतलब कितने? 100। अब 100 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो इसको 100 से गुणा कर लेंगे, 300/7 रुपए। ये 100 सैकड़ों संतरों का क्रय मूल्य है। अब इसको 33% के लाभ से बेचना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है 100 का, तो ये 300/7 गुणा 33% लाभ को 133/100। ये 100 से 100 काट दो, 7 133 से कट जाएगा, 7 एकम 7, शेष बच जाएंगे 6, 63 में 7 का भाग 9 बार 19, और 19 गुणा 3 कितना हो गया? 57 संतरे। तो इसका आंसर 57 रुपए। इसको एक बार वापस देखिए, ढंग का प्रश्न है। 3 रुपए में 7 मतलब 7 संतरों का मूल्य 3 रुपए है, तो एक संतरे के लिए 7 का भाग देंगे, एक संतरा। फिर प्रति सैकड़ा मतलब 100 संतरे बेचने, 100 का मूल्य कितना होगा? 300/7 होगा। ये 100 संतरों का मूल्य है। 33% लाभ से बेचना, 133/100 ये विक्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य कितना आ गया? 57 रुपए आ गया। यदि P अनुपात Q 3:4, R अनुपात S 8:5, X अनुपात Y 5:3 हो, पी एस क्यू अनुपात QRY, PQRS XY सारे अलग अलग ही है, तो यहाँ P का मान लिखेंगे 3, S का मान लिखेंगे 5 और X का मान लिखेंगे 5, अनुपात QRY। Q का अनुपात लिखना है 4, R का अनुपात लिखना है 8 और Y का अनुपात लिखना है 3। 3 कट जाएगा, 25:32, ये इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25:32।
तीन धावकों की गति का अनुपात 3:4:6 है। समान दूरी तय करने के लिए उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। अब देखो समय का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यदि आप दूरी में चाल का भाग देंगे तो समय आएगा। अब दूरी है नहीं, समान दूरी है, बराबर मान लो। बराबर ऐसी मानो कि इनका भाग पूरा पूरा जाए, 3 4 6 मतलब 12। मान लीजिए कि दूरी 12 किलोमीटर है, ये 12 इसकी चाल 3, इसकी चाल 4 और इसकी चाल 6। भाग दे दो, समय आ जाएगा। 12 में 3 का भाग 4, 4 का भाग 3, 6 का भाग 2, 4 3 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 4 3 2। तीन बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण की समान मात्रा क्रमशः 6:1, 5:2 और 3:1 के अनुपात में यदि सभी मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। समान में है या आसान सा, 6:1, 5:2 और 3:1। 6:2 मत 6:1 कितने भाग करने हैं, 7। 5:2 कितने भाग करने हैं, 7। 3:1 कितने भाग करने हैं, 4। अब संख्या ऐसी लिखनी है कि 7 और 4 का भाग जाए। 7 और 4 का भाग जाने वाली संख्या 28 कि मान लीजिए एक मिश्रण टोटल 28 है। उस 28 को 6:1 में बांटना है, 5:2 में बांटना है, 3:1 में बांटना है। 28 को 6:1 में बांटना है, मतलब 7 भाग करना है। 28 में 7 का भाग जाएगा 4 बार, तो 1 भाग 4 होगा और 6 भाग 6 चौके 24 होंगे। ये 28 के 24 4। फिर 28 में 7 भाग करने हैं। 28 में 7 का भाग जाएगा 4 बार, 4 का 2 से गुणा 8 और 4 का 5 से 20। तो इस 28 के होंगे 20 8। इस 28 में 4 का भाग देना, 4 का भाग जाएगा 7 बार, 1 भाग 5 7, 3 भाग 7 3 21। ये दूध और पानी की मात्राएं आ गई। अब आपको टोटल दूध और पानी की मात्रा पूछी गई, 20 20 40 20 60, 64 ने 1 65। तो टोटल दूध हो गया 65, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 65:19। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये समान मात्राओं का आसान सा प्रश्न है। 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 48.6 किलोग्राम है। अगर 20 लड़कों का औसत वजन 54 किलोग्राम है तो कक्षा में लड़कियों का औसत वजन, ये वजन है 50 का छात्रों की एक कक्षा का औसत 48.8 है, उसमें से 20 का दे रखा है और तो कक्षा में लड़कियों का औसत वजन कितना होगा, शेष जो लड़कियों का होगा। तो आप इसमें 50 का टोटल वजन ज्ञात कर लें, 48.6 गुणा करना है 50 से, इसमें से 20 लड़कों का 54 है, 20 गुणा 54 घटा लेंगे, शेष वो 30 लड़कियों का आ जाएगा और उसके अंदर 30 का भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। तो 0.0 कट जाएंगे, 5 का 6 से गुणा 30 हासिल 3, 5 का 8 से 40 और 3 43 हासिल 4, 5 के 20 और 4 24, 2430। 54 गुणा 2 108, 1080 जीरो। 13 में से 8 घटाएंगे तो शेष बचेंगे 5, 4 में से 1 हासिल चला गया, 3 में से 0 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। तो यह आएगा 1350। 2430 में से 1080 घटा लिए। अब इसके अंदर 30 लड़कियां हैं, 30 का भाग दे दो, औसत आ जाएगा। और 135 में 30 3 का भाग जाएगा 45 बार। तो लड़कियों का जो औसत वजन है वो कितना है, 45 है। 9 के पहले 20 अपवृत्तियों का औसत। अपवृत्तियों, अपवृत्तियों का मतलब होता है गुणज, फैक्टर, सॉरी मल्टीपल, फैक्टर नहीं, फैक्टर गुणनखंड होता है, ये मल्टीपल। 20 अपवर्त्य मतलब 20 गुणज किसके, 9 के। 9 का पहला गुणज होता है 9, दूसरा गुणज 9 2 18, तीसरा 9 3 27, ऐसे 20वां गुणज 9 2 18 180। 20वां गुणज मतलब 9 गुणा 20 करना है और 20वां गुणज आ जाएगा 180। और यदि समांतर संख्याओं को औसत ज्ञात करना हो, किसी के गुणज हो मतलब बराबर अंतर से आने वाली संख्याओं का यदि औसत ज्ञात करना होता है तो आप पहली और अंतिम संख्या जोड़ के 2 का भाग दे दें। पहली संख्या 9, अंतिम संख्या 180 और इसके अंदर 2 का भाग देंगे। 180 9 हो जाएगा 189, इसमें 2 का भाग देंगे। 18 में 2 का भाग 9 बार, 9 में 2 का भाग जाएगा 4.5 बार, 94.5। ये इसका आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी इसका। एक परीक्षा में 180 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 है।
यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 80 तथा अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 40 है तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। 180 छात्र है, उनका औसत अंक 50 है। उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 80 है, अनुत्तीर्ण का 40 है। परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की संख्या ज्ञात करनी। देखो, सभी का औसत 50, उत्तीर्ण का औसत 80, अनुत्तीर्ण का 40। यहाँ से एलिगेशन मेथड से आप इनका अनुपात ले सकते हैं। ये घटाएंगे, 80 और 50 का डिफरेंस लेंगे 30, 50 और 40 का डिफरेंस लेंगे 10, 30-10 का रेशियो 1:3। मतलब उत्तीर्ण, पहले उत्तीर्ण लिखें, 80 उत्तीर्ण का है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का जो अनुपात है वो 1:3 है। ये 180 को आप 1:3 में बांट लो। 1:3 मतलब 180 में 4 का भाग देना है, 4 का भाग जाएगा 180 में 45 बार, तो ये 45 और ये होंगे 135। उत्तीर्ण 45 है, अनुत्तीर्ण 135 है, अनुत्तीर्ण पूछा है 135। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ये आपके 8वें टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन।